बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, आप पासिंग की जगह डायरेक्टली थ्रू भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पासिंग थ्रू अ सरफेस in an electric field is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by द सरफेस। कुछ चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ पे एनक्लोज्ड का मतलब है सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। सरफेस के अंदर होगा चार्ज, सरफेस की बाउंड्री पे या सरफेस के बाहर नहीं होगा। इस सरफेस का एक स्पेसिफिक नाम भी दिया हुआ है, वी कॉल इट एज गॉसियन सरफेस। तो जल्दी से पहले इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म कहता है कि फ्लक्स, बताया था आपको, फाई ई से दिखाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर इसकी SI यूनिट होती है, ये भी बताया था। ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखा था कि E डॉट डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये क्लोज्ड का मतलब होता है पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस के लॉन्ग वापस वहीं तक आते हैं। और ये चीज़ कहती है कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। तो अगर चार्ज इनक्लोज्ड है Q तो इसका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज गॉस थ्योरम। आप डायरेक्टली फाई इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, बट ताकि हमको याद रहे इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्म भी लिख लिया है। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताते हैं। इसको यूज़ करके अलग अलग सरफेसेस, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह वगैरह के लिए हम लोग E की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये सरफेस एरिया वगैरह सब पता है बहुत आसानी से, Q गिवन होता है या हम आसानी से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है विच इज़ 8.85। मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं याद हो तो। 8.85 टाइम्स 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या फ्री वैक्यूम भी आप कह सकते हो फ्री स्पेस की जगह पे। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। पॉज करो और नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो चलो भाई इसका प्रूफ की बात करते हैं। अच्छा, प्रूफ समझने के लिए हमको याद होना चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट चार्ज हमने मान लिया जिसकी वैल्यू थी Q, और इसके आसपास एक सरफेस रैंडम किसी भी शेप का हो सकता है। स्फीयर चाहो तो स्फीयर बना लो, ऐसा चाहो तो ऐसा बना लो, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें भी हम लोग निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी, लेट अस से E, ओके। यही हमको निकालनी है कि E डॉट डी ए इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया वेक्टर जो है, सरफेस एरिया नहीं, एरिया वेक्टर, दैट इज DA, छोटा सा एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओके। तो जल्दी से पहले आप ये डायग्राम बना लो। एंड पॉज कर लो, उसके बाद बना लेना।
आई होप सबने बना लिया होगा, नहीं तो पॉज कर लो, वापस ले जाके बना लो। तो भाई देखो, हमको पता है फाई का फॉर्मूला जो होता है ये होता है इंटीग्रेशन क्लोज्ड ई डॉट डी ए वेक्टर फॉर्म में, और इसी को हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, या सरफेस इंटीग्रल भी कह सकते हैं इसको, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी ऑलरेडी हमको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। और ई की वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए अगर ये डिस्टेंस था आर, तो हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल यहां तक। अब आप चाहो तो थोड़ा सा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, क्यू भी फिक्स्ड है, तो अगर हम लोग लिख दें, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, फाई ई इक्वल्स, ध्यान से देखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन था क्योंकि ये कांस्टेंट है, बेसिकली कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना बचेगा। और हमको पता है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज फाई ई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। छोटा सा यहाँ पे सॉलिड एंगल ये जो बनता है, बताया था लास्ट टाइम पे आपको। ठीक है, ये वाला जो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट करिए, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ अभी आ जाएगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई होता है। जैसे किसी भी क्लोज्ड 2 डायमेंशनल सरफेस का प्लेन एंगल जो होता है, जो एंगल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 2 पाई रेडियन, वैसे ही दिस इज ऑलवेज 4 पाई स्टे रेडियन। तो वी कैन राइट इट दैट दिस एंटायर क्वांटिटी विल बी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल्स 4 पाई। तो अब हम लोग देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट फाई ई इक्वल्स 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हेंस इट इज प्रूव्ड, बिल्कुल सही जगह प्रूव किया, इसके नीचे आएगा भी नहीं। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आया तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और 2 नंबर का प्रूफ होगा। तो जल्दी से पॉज करो, ये याद होना चाहिए क्योंकि अब पूरे में हम लोग यही मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इसके एप्लीकेशन होंगे उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो जल्दी से इसको पॉज करो, नोट कर लो। मीनवाइल आई विल इरेज द बोर्ड। ओके, आई होप सबने गॉस थ्योरम समझ ली होगी। अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखो, कई तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कई फॉर्मूले हम लोग इससे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, लेट अस राइट ऑल दीज। बच्चों, सबसे पहला एप्लीकेशन होगा, हो सकता है आपको कुछ बुक्स में ना भी मिले, फिर भी लिख लेते हैं, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। देखो, एक चीज़ याद रखेंगे इसमें कि हो सकता है ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लगे कि अभी हम लोगों ने ई का फॉर्मूला यूज़ किया था, वो भी तो कूलम्स लॉ से आता है। तो अगर गॉस थ्योरम सही है तो कूलम्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स, राइट, या बेसिकली ई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस एक बनाते हैं यहाँ पे, जिस
शेप का चार्ज आपको दिखे उसी को एक्सपैंड करके जनरली बनता है। तो पॉइंट को एक्सपैंड करके हमने एक 3 डायमेंशनल सरफेस बना लिया जो कि है एक स्फीयर। किसी भी एक पॉइंट पे ई जो होगा और ए जो होगा ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोनों के बीच में 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये हम सबको पता है पहले से। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है Q, ये डिस्टेंस है R। नाउ R इज कांस्टेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए हम लोगों को। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी पूछ लिया जाए। सेम चीज़ है, कूलम्स लॉ या पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो भाई, ये मैंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है। ओके, हाँ, गॉस थ्योरम कहता है फाई ई इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिंस कॉस थीटा इज 0, सॉरी कॉस थीटा इज 1, थीटा इज 0, तो हम लोग लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल 0 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल्स 1। ये वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमको। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल, छोटे छोटे को भी आता है। कॉस 0 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1। तो वी विल राइट ई डी ए इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई फिक्स है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट मी चेक, हाँ आ रहा है पूरा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ई को बाहर लिख लेते हैं और डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक स्फीयर के लिए एरिया का इंटीग्रेशन सरफेस एरिया बन जाएगा, दैट विल बी, सबको पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप, भाई डी ए को इंटीग्रेट किया तो टोटल एरिया मिल गया। टोटल एरिया मतलब सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू अगर अब मैं निकालूं तो ये पूरा इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कभी ऐसा आर कभी ऐसा आर, कन्फ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही तो होता है जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ से निकाला था। तो कुछ जगहों पे प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ भी आ जाता है, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। बेसिक्स याद रखना, दिस इज गॉस थ्योरम। जहां कहीं भी आप ये लिखो ब्रैकेट में दिस इज गॉस थ्योरम या सिंपली फ्रॉम गॉस थ्योरम, आप ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे। हैंस इट इज प्रूफ, 2 नंबर में आता है, प्लीज नोट इट डाउन। पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, या फिर इसको कुछ लोग लाइन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक चार्ज्ड वायर है ऐसे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये भी याद रखना है। और इस पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने पॉजिटिव मान लिया। नेगेटिव होगा तो बस डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, और जब भी इस तरह का कोई शेप दिया हो तो हम इस पे गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाएंगे कि हमको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है दैट इज़ बेसिकली अ सिलेंड्रिकल शेप। ओके, बनाने की कोशिश करी है। तो भाई एक सिलेंड्रिकल शेप हमने बना लिया, ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, बन नहीं पा रहा है लेकिन ऐसे ही। तो यहाँ पे अब 2 सरफेस हैं हमारे, बेसिकली 3 सरफेस हैं। सिलेंडर की बात करते हैं तो अगर ये सिलेंडर है तो एक सरफेस ये ऊपर हो गया, एक सरफेस नीचे हो गया, और एक सरफेस ये कर्व्ड वाला हो गया, राइट। तो सब जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो भाई ध्यान से देखना, अगर ये सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को जा रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से। ये हो गई ई। और अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो डी ए जो होगा एरिया वेक्टर, वो भी इस तरफ को जाएगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, राइट।
ये तो पहला सरफेस हो गया। दूसरे सरफेस की यानी कि इस सरफेस की बात करें, अगर ये सिलेंडर है तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है दिस सरफेस, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे ही होगी। ऊपर वाले सरफेस की बात करें, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर की ओर को जाएगी ना, हमने बनवाया भी था आपसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, राइट। तो ध्यान से सोचो अगर कि इस ऊपर वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो ऊपर वाले पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी E की वैल्यू इस तरफ को, E की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ को होगा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल, ठीक। अगर ये इस सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अनदर मार्कर, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, ठीक, ऐसे। एरिया भी इस तरफ को है। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और एरिया वेक्टर ऊपर को। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, एरिया वेक्टर नीचे को। ये वायर बहुत लंबा है, ठीक है, ये भी हम लोग याद रखेंगे, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके। तो ध्यान से देखना, यहां 90 डिग्री का एंगल, तो जो नेट फ्लक्स होगा तो हम लोग लिखेंगे नेट फ्लक्स, यहां की वजह से φ1 मान लेते हैं, यहां की वजह से φ2 और नीचे वाले सरफेस की वजह से φ3। तो नेट फ्लक्स जो होगा ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि ध्यान से देखना, यहाँ 90 डिग्री यानी cos 90 की वैल्यू 0, तो लेट्स राइट φ1 जो होगा ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन E dA cos 90, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा 0। φ2 हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA, E डॉट dA होता है, डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E dA। और तीसरा वाला जो हमारा आएगा φ3, ये हो जाएगा E dA cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी हो गया 0। तो जो नेट फ्लक्स है ये एक्चुअली सिर्फ φ2 के बराबर आया, तो हम इसको डायरेक्टली φ लिखेंगे, ओके। यहाँ तक सबको आई गेस क्लियर होगा। तो φ1 और φ3 हो गए 0, तो बेसिकली हमको φ जो है वो मिल गया E dA। यहाँ पे dA क्या है? ये वाला सरफेस, ठीक है। जब आप एक पेपर को फोल्ड करते हो ना तो ऊपर और नीचे खाली रहता है, जिसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ये वही वाला सरफेस है। तो जल्दी से ये चीज़ आप नोट कर लो, तो मैं बोर्ड इरेज कर दूं। फ्लक्स अब आपको याद रखना है कि फ्लक्स इतना ही रहेगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो भाई गॉस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, यहाँ पे आप यूजिंग लिख सकते हो या फिर एज पर गॉस थ्योरम आपकी अंग्रेजी है, जैसे चाहो लिखो। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल्स, फाई ई होता है वैसे तो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि हम ई डी ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, नेट फ्लक्स, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और क्योंकि E फिक्स्ड है तो हम लोग लिख सकते हैं E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड एक बार इस बारे में सोचो कि क्या आपको एक्चुअली याद है, होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अगर हम इस लेंथ को, जो हमने सिलेंडर की लेंथ मानी है, इसको L मान लें और ये डिस्टेंस R मान लें, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, ये हो गया R, ठीक है। और ये जो पूरी लेंथ है अगर मैं इसको L मान लूँ तो वी कैन राइट E इंटू 2 पाई R L इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने हो सकता है H के फॉर्म में याद किया, 2 पाई R H, वो भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। E की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब RHS में चला जाएगा, एक्चुअली डिवाइड होता है दोनों साइड, पर इतनी मैथ हम लोग शीशा लेकर कर देते हैं। तो Q अपॉन 2 पाई R L
एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल। अब हम लोग एक नई चीज डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी बता देते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो भाई 1 मीटर पे मान लेते हैं x चार्ज है, 2 मीटर पे 2x चार्ज होगा, 10 मीटर पे 10x चार्ज होगा। सिमिलरली चार्ज अपॉन लेंथ हमने मान लिया, यहां पे लिख लेते हैं लेट Q अपॉन L इक्वल्स लैम्डा। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर कूलम पर मीटर में आता है वैसे तो आंसर, ठीक है। तो E की वैल्यू जो होगी हो जाएगी Q अपॉन L हो गया लैम्डा, ध्यान से देखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे पता है कि एक्चुअली लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो इस चीज़ से मतलब नहीं होगा कि हम कितने लेंथ की बात कर रहे हैं, राइट। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बच्चों एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि E का जो डायरेक्शन होता है ये रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियस के लॉन्ग। अगर ये हमारा सिलेंडर है तो रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन में दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लस अगर ये माइनस चार्ज होता तो हम कहते हैं दिस इज रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर ये एक हमारी चार्ज्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से बाहर की ओर को होगी और सारे डायरेक्शन में होगी जी, ठीक है। अगर इसको ऐसे घुमा लें हम लोग ये स्फीयर को, सॉरी ये सिलेंडर को, तो ऐसे हर एक डायरेक्शन में दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड, राइट। कुछ अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो E के ऊपर वेक्टर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी हम लोग वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे और कैपेसिटेंस फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो, which is basically on the next turn, right?